वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से मैसूर में हुआ इस पर चर्चा की थी और यह हम लोगों ने जाना था कि मैसूर के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य 4 युद्धों के बाद संभव हो सका था। उन्हें तो प्रथम हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान ने कड़ी चुनौती पेश की थी। 18वीं सदी के अंत होते होते और 19वीं सदी के प्रारंभ होते होते भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब में एक नई राजनीतिक शक्ति का तेजी से उदय हो रहा था, रणजीत सिंह के रूप में। रणजीत सिंह ने भी अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी जब वे पंजाब के क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाह रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों का महाराजा रणजीत सिंह के साथ किस तरह का संबंध था और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या वह परिस्थिति बनी जिसके चलते अंग्रेजों और सिखों के बीच 2 युद्ध हुए और उसके पश्चात पूरा का पूरा पंजाब अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। वह कंपनी के साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन गया। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पूर्व जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंजाब में रणजीत सिंह ने 18वीं सदी के अंत तक एक सिख साम्राज्य का गठन करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। रणजीत सिंह स्वयं एक सुकचाकी मिसल से आते थे और उन्होंने अन्य जो सिख मिसल थे उनको अपने साथ लेकर के उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी और वे इसका विस्तार भी कर रहे थे। सतलज नदी के चारों ओर जो सिख रह रहे थे उन क्षेत्रों में वे चाहते थे कि उनका साम्राज्य पहले उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वे पूरे सिख संप्रदाय का शासक बने, लेकिन इसके लिए आवश्यक था कि उनका अधिकार सतलज स्टेट पर भी हो। लेकिन वहां पर अंग्रेजों का भी राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के साथ रणजीत सिंह का सामना होना निश्चित था। 1800 ईस्वी में ही अंग्रेजों को यह भय सता रहा था कि ज़मान शाह जो अफगानिस्तान का शासक था वह भारत पर आक्रमण कर सकता है। इसी को ध्यान में रख करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक दूत मुंशी यूसुफ अली को रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था और यह अनुरोध किया था कि रणजीत सिंह ज़मान शाह का साथ न दे यदि वह भारत के ऊपर आक्रमण करता है। उसी प्रकार से 1805 में जब जसवंतराव होलकर का पीछा करते हुए लॉर्ड लेक जो ब्रिटिश सेनापति था अमृतसर तक पहुंचा और होलकर ने रणजीत सिंह से सहायता की मांग की, सहायता का अनुरोध किया, तो रणजीत सिंह चूंकि उस समय वह अपने साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में अपने साम्राज्य के विस्तार में व्यस्त था, तो उसने किसी भी प्रकार की सहायता जसवंतराव होलकर को करने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त उसको महाराजा रणजीत सिंह को यह भी महसूस हुआ कि यशवंतराव होलकर अपनी स्वार्थ की वजह से उससे सहायता की मांग कर रहा है, इसीलिए वह अर्थात रणजीत सिंह ने यशवंतराव होलकर की मदद नहीं करी और उसने उसके स्वार्थ को देखते हुए जसवंतराव होलकर को ग्रेट बास्टर्ड या पक्का हरामजादा की संज्ञा दी। इसके पश्चात 1 जनवरी 1806 में रणजीत सिंह ने जनरल लेक के साथ एक मित्रता की संधि की और जिसके अनुसार यह तय किया गया कि महाराजा रणजीत सिंह
यशवंतराव होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहेंगे और इसके बदले जनरल एक ने यह प्रॉमिस किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रणजीत सिंह के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने का कार्य नहीं करेगी, अर्थात उस पर कब्जा नहीं करेगी। ऐसा आश्वासन जनरल एक ने रणजीत सिंह को दिया। लेकिन 1807 में जब फ्रांसीसी और रूस के संयुक्त अभियान का खतरा भारत पर मंडराने लगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार फिर अपना दूत मेटकाफ को भेजा इस प्रस्ताव के साथ कि महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव अलायंस कर लें। लेकिन रणजीत सिंह इस संधि के लिए एक शर्त के साथ तैयार हुआ। उनका यह कहना था कि अगर सिख और अफगान के बीच युद्ध होता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें तटस्थ रहेगी और साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रणजीत सिंह को पूरे पंजाब का शासक मानेगी और इसमें मालवा तथा शीर्ष सतलज के क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे। यह शर्त अंग्रेजों को मंजूर नहीं था, इसलिए इस संधि वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। और इस बीच भारत पर फ्रांसीसी और रूस के संयुक्त सैनिक अभियान का खतरा टल गया था, क्योंकि इसी समय स्पेन में फ्रांसीसियों के विरुद्ध विद्रोह हो गए थे और नेपोलियन का सारा ध्यान उस पर केंद्रित हो गया था। अब अंग्रेजों का रुख महाराजा रणजीत सिंह की ओर कड़ा हो गया और डेविड ऑस्ट्रेलोनी, जो कि ब्रिटिश सेना का सेनापति था, उसने अपने सैन्य बल का प्रदर्शन करते हुए वह लुधियाना में प्रवेश किया और यह घोषणा की फरवरी 1809 में कि सी सतलज स्टेट को ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त था और यदि महाराजा रणजीत सिंह किसी भी तरह का सैन्य दुस्साहस करते हैं तो उनका सैन्य विरोध किया जाएगा। रणजीत सिंह को इस बात का भय था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके पंजाब में थे वे कहीं रणजीत सिंह का साथ छोड़ करके अंग्रेजों के साथ ना हो जाए, इसका उसे डर था। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि करना स्वीकार कर लिया, जो कि 25 अप्रैल 1809 को उस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में यह प्रावधान किया गया था कि रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मित्रता सतत बनाए रखेंगे और अंग्रेज को इतराज नहीं होगा यदि महाराजा रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार सतलज नदी के उत्तर की ओर करें। इसके अतिरिक्त रणजीत सिंह ने भी यह वचन दिया कि वह अपनी सेना सतलज नदी के बाईं ओर उतना ही डिप्लॉय करेंगे जितना कि आवश्यक होगा। अगर उनमें से किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो अमृतसर की संधि जो है वह नल एंड वॉइड हो जाएगी। इस संधि का तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव हुआ। जहाँ तक तात्कालिक प्रभाव का संबंध है, इस संधि के बाद रणजीत सिंह की जो महत्वाकांक्षा थी कि वह पूरे सिख समुदाय का और क्षेत्र का शासक हो, वह अब संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि सतलज नदी को पंजाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की सीमा मान लिया गया था और इस तरह से महाराजा रणजीत सिंह को अपनी महत्वाकांक्षा को त्यागना पड़ा। इससे न केवल टेरिटोरियल लॉस हुआ रणजीत सिंह को, बल्कि साथ ही इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इसका गहराई से विश्लेषण किया जाए तो रणजीत सिंह की अपेक्षा कंपनी ज्यादा लाभ में रही। अंग्रेजों की जो सीमा थी वह लाहौर के बिल्कुल नजदीक चली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रणजीत सिंह के विदेशी संबंधों के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिंध, बहावलपुर और अफगानिस्तान में रणजीत सिंह के किसी भी चाल को प्रभावित कर सकती थी। और इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह ने जो भी कदम सिंध के संबंध में उठाने चाहे
उसको उन लोगों ने रोक दिया। 1831 में जब अलेक्जेंडर बर्न्स सिंध होते हुए लाहौर पहुंचा था, तभी यह इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। उसी प्रकार से 1831 में ही बेंटिक ने जब रणजीत सिंह के साथ रोपड़ में मीटिंग की थी, तो दोनों ही ने अर्थात अंग्रेजों तथा सिखों ने इस बात को फिर से दोहराया था कि उनकी मित्रता बनी रहेगी। लेकिन बेंटिक ने महाराजा रणजीत सिंह के हर एक प्रस्ताव जो कि सिंध को आपस में बांट लेने की थी, उसको अस्वीकार कर दिया था। जब रोपड़ में लॉर्ड विलियम बेंटिक और महाराजा रणजीत सिंह की मीटिंग चल ही रही थी, तभी उसी वक्त कर्नल पॉटिंगर जो सिंध में ब्रिटिश एजेंट था, वह हैदराबाद के अमीरों के साथ उसने एक कॉमर्शियल संधि की थी या व्यवसायिक संधि की थी 1832 में। रणजीत सिंह को अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल से वह भली भांति परिचित हो चुका था। इस तरह से हम देखते हैं कि रणजीत सिंह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी महत्वाकांक्षा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मटेरियल यूटिलिटेरियनिज्म के आड़ में किया था। इसी प्रकार से जब सेंट्रल एशिया में रूस के एक बार फिर से आक्रमण का खतरा पैदा हुआ, तो अंग्रेजों ने अपनी सेना का एक कैंटोनमेंट 1835 में फिरोजपुर में स्थापित कर लिया था और वहां पर ब्रिटिश सेना को तैनात कर दिया गया था, जो कि एक बड़ा ही रणनीतिक सामरिक क्षेत्र अंग्रेजों के लिए भी था और रणजीत सिंह के लिए भी था। रूस के किसी भी संभावित आक्रमण जो कि अफगानिस्तान में हो सकता था, उसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्त मोहम्मद को अपदस्थ कर दिया उसके शासन से और उसकी जगह शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाया। रणजीत सिंह को भी यह कंपनी ने अनुरोध किया कि वह भी उनके साथ एक त्रिगुट अलायंस बनाए या ट्रिपल अलायंस बनाए, जिसमें कि रणजीत सिंह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान रहते। लेकिन रणजीत सिंह ने इसको मानने में थोड़ी अपनी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब ब्रिटिश एजेंट मैकनागेथन ने यह साफ कर दिया कि रणजीत सिंह इस अलायंस को ज्वाइन करते हैं अथवा नहीं का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अभियान जो चलाया जाना है वह होकर के रहेगा। अंत में रणजीत सिंह को भी इस संधि का भाग बनना पड़ा और 26 जून 1838 को महाराजा रणजीत सिंह ने इस दुर्गत अलायंस को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य से ब्रिटिश सेना को जाने की अनुमति नहीं दी। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के संबंध को यदि विश्लेषण किया जाए तो यह साफ दिखता है कि महाराजा रणजीत सिंह की स्थिति इंफीरियर थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति सुपीरियर की थी। महाराजा रणजीत सिंह खुद भी अपनी कमजोर स्थिति से भली भांति परिचित थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि एक भारतीय शक्तियों का एक कोलिशन बने और वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला करे। रणजीत सिंह ने ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसे किसी भी कदम को लेना नहीं चाहा और इसलिए वे लगातार अंग्रेजों के सामने हर एक कदम पर झुकते चले गए। एन.के. सिन्हा ने अंग्रेजों तथा महाराजा रणजीत सिंह का जो संबंध है उसकी तुलना एक घोड़े और घुड़सवार से की है। उनके अनुसार इस अंग्रेजों तथा सिखों के संबंध में महाराजा रणजीत सिंह घोड़ा थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घुड़सवार थी। अब हम लोग यह जानेंगे किस प्रकार की राजनीतिक अराजकता महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1839 में जब उनकी मृत्यु हुई तो पंजाब की राजनीतिक अवस्था क्या थी और किस तरह से अंग्रेजों तथा सिखों के संबंध खराब होते चले गए और जिसके चलते 2 सिख युद्ध हुए, एंग्लो सिख वार हुए, जिसके बाद पूरा का पूरा पंजाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ गया।
वह कंपनी के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजनीतिक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि रणजीत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद उसका पुत्र खड़क सिंह पंजाब की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई रहस्यमय परिस्थिति में। और उसके बाद खड़क सिंह का जो बेटा नौनिहाल सिंह था वह पंजाब का शासक बना, लेकिन उसकी भी मृत्यु कुछ महीनों के अंतराल में रहस्यमय परिस्थिति में हो गई थी। इस बीच पंजाब में दो फैक्शन, दो अलग अलग गुटों का उदय हुआ। एक गुट को सिख सिंधानवालिया कहा जा रहा था, तो दूसरे गुट को हिंदू डोगरा। में शेर सिंह जनवरी 1841 में पंजाब का शासक बना और ध्यान सिंह डोगरा उसका प्रधानमंत्री बना। पंजाब की सेना, जो कि खालसा सेना के नाम से जानी जाती थी, उसकी शक्ति में इजाफा हुआ और उसका उसके सैनिकों की संख्या 29,000 जो 1839 में थी, वह 1845 में 80,000 तक पहुंच गई थी, क्योंकि इसमें बहुत से लैंडलॉर्ड्स और उनके जो सामंत थे वे खालसा आर्मी को लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। खालसा आर्मी ने अपने आप को सिख राष्ट्र का या सिख नेशन का पर्याय बना लिया था। यह खालसा आर्मी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी कि महाराजा शेर सिंह इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इनकी जो मांगे थी उनको पूरा करने में असमर्थ था। हालांकि शेर सिंह ने अपने फंड्स का दुरुपयोग दरबार में काफी किया था। सितंबर 1843 में शेर सिंह की मृत्यु या शेर सिंह की हत्या कर दी जाती है। उसके चचेरे भाई और सिंधानवालिया गुट के अधिकारी थे अजीत सिंह, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। डोगरा गुट इससे काफी नाराज होता है और वह इसका बदला लेता है। और जिंद कौर, जो रणजीत सिंह की सबसे छोटी विधवा थी, वह अपने पुत्र दिलीप सिंह का रिजेंट बन जाती है, संरक्षक बन जाती है। और जिंद कौर का रानी जिंदन का भाई जवाहर सिंह दिलीप सिंह का वजीर बना दिया जाता है दिसंबर 1844 में। 1845 में जवाहर सिंह ने पसौरा सिंह, जो कि दलीप सिंह के लिए एक खतरा था, उसकी हत्या करवा देता है। जवाहर सिंह खालसा सेना जिम्मेदार मानती है। हालांकि जवाहर सिंह कोशिश ये करता है कि खालसा सेना को रिश्वत दे करके अपनी स्थिति को बचा के रखे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और 1845 के सितंबर महीने में उसकी भी हत्या रानी जिंदन और दिलीप सिंह के आंखों के सामने कर दी जाती है। इस पर रानी जिंदन सार्वजनिक रूप से यह प्रण करती है कि वह अपने भाई के हत्यारों को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद भी रानी जिंदन दिलीप सिंह का रिजेंट बनी रहती है। लाल सिंह जो अब दिलीप सिंह का वजीर बनाया जाता है और तेज सिंह खालसा सेना का सेनापति बना दिया जाता है। ये दोनों शुरुआत में डोगरा थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने सिख धर्म को अपना लिया था। यहीं पर दूसरी ओर अंग्रेजों ने भी अपनी सेना को मजबूत किया था पंजाब और पंजाब के आसपास। उन्होंने एक मिलिट्री कैंटोनमेंट की स्थापना पहले ही कर चुके थे वे लोग फिरोजपुर में, जो कि सतलज नदी से कुछ मील के दूरी पर ही स्थित था। और यह ब्रिटिश एम्पायर और सिख साम्राज्य के बीच सीमा का काम करता था। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध के ऊपर भी कब्जा कर लिया था और जिसने
पंजाब के शासकों में यह संदेह पैदा किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो और सर हेनरी हार्डिंग को इस बात की चिंता थी कि सिख सेना जो अनियंत्रित थी वह सीमा पर खतरा पैदा कर सकती थी। इसलिए इसको ध्यान में रख करके इन लोगों ने सैन्य तैयारी की थी ताकि पंजाब को जीता जा सके और उसे कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाए। इसके लिए उन लोगों ने प्री फैब्रिकेटेड ब्रिजेस का निर्माण किया था और सीज गन बैटरीज की भी व्यवस्था की थी। और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया। जब दोनों के परस्पर डिमांड और आरोप प्रत्यारोप सिख दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी के इतना ज्यादा होने लगे कि दोनों के बीच का जो कूटनीतिक संबंध था वह टूट गया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी फिरोजपुर तक पहुंची जहां की ब्रिटिश डिवीजन पहले से ही स्थित था। उसके उत्तर में सिखों ने भी अपनी सेना को सतलज नदी पार करके 11 दिसंबर 1845 में मोरन नामक गांव में वे लोग भी पहुंच गए। और मोरन गांव जो है विवाद का विषय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के बीच। और इस कदम को अंग्रेजों ने एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना और इसके बाद दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। लाल सिंह की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल गफ की सेना के साथ बुदकी में दोनों की लड़ाई हुई 18 दिसंबर 1845 में, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद बोडीवाल का युद्ध हुआ 21 जनवरी 1846 में, जिसमें कि अंग्रेजों की हार हुई और हालांकि यह निर्णायक युद्ध नहीं था। उसके बाद आलीवाल नामक जगह पर 28 जनवरी 1846 में सिखों और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई का नेतृत्व ब्रिटिश जनरल हैरी स्मिथ कर रहे थे, जबकि सिखों की सेना का नेतृत्व रणजोध सिंह मजीठिया कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। फिर सबरों की लड़ाई हुई जो कि 10 फरवरी 1846 को हुई। यह प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने खालसा सेना को पूरी तरह से पराजित किया और इस युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ। इस संधि के अनुसार सिखों को अपने बहुमूल्य क्षेत्र जो जलंधर दोआब में स्थित थे वह अंग्रेजों को देना पड़ा और यह क्षेत्र ब्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र था। लाहौर दरबार को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में भी देना पड़ा, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी रकम खालसा सेना या पंजाब नहीं दे सकता था, तो यह तय किया गया कि पंजाब, कश्मीर, हजारा और ये सभी किले और क्षेत्र अधिकार और जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में थे और नदी ब्यास नदी तथा सिंधु नदी के बीच में थे, वैसे सभी क्षेत्र ब्रिटिशर्स को पंजाब सौंप देंगे, जो कि 1 करोड़ रुपए जिसकी कीमत कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए थी। बाद में एक अलग से अमृतसर की संधि के द्वारा जम्मू के राजा गुलाब सिंह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर को बेच दिया 75 लाख रुपए में और गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का
जम्मू और कश्मीर का शासक घोषित किया गया। इस युद्ध के पश्चात इस जो जिले, जो पंजाब के जो जिले अंग्रेजों के अधीन आए वे थे अंबाला, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, कांगड़ा और लुधियाना। महाराजा दिलीप सिंह शासक बने रहे। रानी जिंदन भी उनकी रीजेंट के रूप में बनी रही। लेकिन पंजाब का दरबार या सिख दरबार ने यह अनुरोध अंग्रेजों से किया कि अंग्रेजों को तब तक पंजाब में रहना चाहिए जब तक दलीप सिंह वयस्क न हो जाएं। सिख दरबार का यह अनुरोध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और 16 दिसंबर 1846 को झारावल की संधि की गई, जिस संधि के अनुसार रानी जिंदन को 1.5 लाख रुपए का पेंशन दे दिया गया और उनकी जगह एक ब्रिटिश रेजिडेंट को पंजाब में तैनात किया गया जो कि लाहौर में रहता और उसके साथ एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी भी दी गई। इसके अतिरिक्त पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति की गई और पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति शहरों तथा अन्य क्षेत्रों में की गई। इस संधि के पश्चात पंजाब पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। उसका प्रशासन पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। झारावल की संधि के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया था पंजाब के अफेयर को देखने के लिए। लेकिन जब रानी जिंदन ने अपनी स्थिति को फिर से वापस पाने की चेष्टा की तो रानी जिंदन को पंजाब से निष्कासित कर दिया गया और हेनरी लॉरेंस की इस कदम का कुछ सिख सरदारों ने स्वागत किया तो कुछ लोगों को इससे काफी गुस्सा आई। सिख सरदार थे उनकी भी जो क्षेत्रीय और न्यायिक शक्ति थी उसको भी पूरी तरह से कम कर दिया गया था। सिर्फ 4 सिख सरदार ऐसे थे जिनकी शक्ति अभी भी विद्यमान थी। ये थे सरदार छत्तर सिंह अतारीवाला, सरदार छत्तर सिंह अतारीवाला जो कि झेलम और सिंधु नदी के क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। सरदार कहान सिंह मान जो कि लाहौर को नियंत्रित करते थे। सरदार राम सिंह झालावाला जो कि छज दोआब के क्षेत्र को कंट्रोल करते थे और सरदार लेहना सिंह मजीठिया जिनके अंतर्गत माझा तथा रावी नदी के दक्षिण पूर्व का हिस्सा जो कि पहाड़ों तक जाता था और कसूर का हिस्सा भी था उनके नियंत्रण में। लेकिन इन सब के बावजूद जो खालसा सेना थी वो पूरी तरह से डीमिलिटराइज नहीं हो सकी थी क्योंकि मुस्लिम एरिया में सिख साम्राज्य का था वह कभी भी दोस्त मोहम्मद, अफगानिस्तान के जो दोस्त मोहम्मद थे उनके साथ मिल सकता था। इस क्षेत्र में अराजकता की स्थिति भी पैदा हो सकती थी। इस कारण से भी सिख फोर्सेस को पूरी तरह से डीमिलिटराइज नहीं किया गया था और इसके अतिरिक्त अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वे अपना वित्तीय और मैन पावर का इस्तेमाल पंजाब में करें और इसके लिए बंगाल आर्मी की सहायता ली जाए। वास्तव में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने यह अनुशंसा की थी कि बंगाल आर्मी की संख्या 50,000 तक कम कर दी जानी चाहिए ताकि खर्च में थोड़ी कमी आए। लेकिन दूसरी ओर पंजाब में सिख सरदार को यह स्वीकार नहीं था कि जूनियर ऑफिसर जो कंपनी में कार्य कर रहे थे उनसे आदेश प्राप्त करें।
1848 के प्रारंभ में ही हेनरी लॉरेंस की जगह फ्रेडरिक क्यूरी को ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया, जो कि कानून का व्यक्ति था और कलकत्ते में तैनात था। उसे मिलिट्री मैटर्स का कोई अनुभव प्राप्त नहीं था, इसलिए उसने जो भी रिपोर्ट उसके पास आती थी उसको बड़ा ही ध्यान से देखता था, सावधानी पूर्वक देखता था। इसीलिए उसने जेम्स एबट, जो कि हजारा में ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल एजेंट था, उसकी रिपोर्ट पर वह विश्वास नहीं करा और नतीजा यह हुआ सरदार छत्तर सिंह अतारीवाला, जिसके बारे में जेम्स एबट ने रिपोर्ट किया था कि वह विद्रोह की साजिश कर रहा है अन्य सरदारों के साथ मिलकर के, उसको उसने स्वीकार नहीं किया। मुल्तान शहर, जो कि वैसे तो सिख साम्राज्य का ही हिस्सा था, लेकिन उसका शासन दीवान मूलराज स्वतंत्र रूप से चला रहा था। इसलिए जब लाहौर दरबार, जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में था, ने उससे जो बढ़ी हुई टैक्स थी उसको जमा करने की मांग की, तो मूलराज ने अपनी स्थिति का परित्याग करके अपने बेटे को मुल्तान का दीवान बना दिया, ताकि वह इस बात का प्रदर्शन करे कि वह अभी भी अपने सत्ता में है। लेकिन रेजिडेंट क्यूरी ने उसके इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया और उसने सरदार कहान सिंह मान को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया और सरदार कहान सिंह मान ने कार्यभार संभालने के लिए जब मुल्तान गया तो उसके साथ पैट्रिक वैंस एग्न्यू भी साथ गए और साथ ही साथ एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट विलियम एंडरसन भी साथ में गया। जब 18 अप्रैल 1848 को सरदार कहान सिंह और पैट्रिक वैंस एग्न्यू ब्रिटिश लेफ्टिनेंट विलियम एंडरसन के साथ मुल्तान पहुंचे तो मूलराज ने किले की चाबी तो दे दी, लेकिन जैसे ही वे लोग किले के अंदर जा रहे थे, उनके ऊपर इरेगुलर ट्रूप्स, मूलराज के जो इरेगुलर ट्रूप्स और भीड़ थी, उन्हें उन पर आक्रमण कर दिया। कहान सिंह मान ने बड़े मुश्किल से पैट्रिक वैंस एग्न्यू और विलियम एंडरसन को शहर के बाहर स्थित एक मस्जिद में सुरक्षित लेकर आया, लेकिन दूसरे ही दिन एग्न्यू और एंडरसन दोनों की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या का समाचार पूरे पंजाब में फैल गया और बहुत से सिख सैनिक, जो कि अंग्रेजों के भक्त हो चुके थे, अंग्रेजों के लॉयल थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया और वे लोग सभी मूलराज के साथ हो गए और मूलराज को अपना नेता मान लिया। मुल्तान का घेराव ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो बन्नू में था, लॉर्ड लेफ्टिनेंट एडवर्ड्स ने, उसने जुलाई 1848 में मुल्तान का घेराव किया। क्यूरी ने भी एक पत्र के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी और जनरल गफ से अनुरोध किया कि कलकत्ते से उसे सेना का सपोर्ट चाहिए, लेकिन जनरल गफ और डलहौजी ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया जब तक कि जाड़े का सीजन नहीं आ जाता। हालांकि एक छोटी सी सेना की टुकड़ी जनरल विस के नेतृत्व में अगस्त महीने में पंजाब जरूर भेजी गई थी। 14 सितंबर को शेर सिंह की सेना ने खुले रूप से मुल्तान में विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह दीवान मूलराज के विद्रोह से अलग था। हालांकि शेर सिंह की मुलाकात मूलराज से हुई थी और उसमें मूलराज ने कुछ वित्तीय सहायता भी दी थी शेर सिंह की सेना को, और यह योजना थी कि शेर सिंह की सेना सेंट्रल पंजाब में जाएगी और
छतर सिंह वहां पर उनसे उनकी सेना में मिल जाएंगे। इस बीच जनरल विश को 22 सितंबर को मुल्तान का घेरा उठा देना पड़ा था। ह्यूग गफ, जो कि मुख्य लड़ाई लड़ रहे थे शेर सिंह की सेना के साथ, चिनाब नदी के पास, उन्होंने यहाँ पर शेर सिंह की सेना ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी सुरक्षा की, लेकिन 22 नवंबर 1848 को सिख ने ब्रिटिश कैवलरी अटैक को वापस खदेड़ दिया और यह लड़ाई जो है रामनगर की लड़ाई के नाम से सेकेंड एंग्लो सिख वार में जानी जाती है। हालांकि सिखों को बाद में वापस लौटना पड़ा और सिखों ने इस लड़ाई को यह माना कि इस लड़ाई में, रामनगर की लड़ाई में सिखों की जीत हुई है। दूसरी जो लड़ाई सेकेंड एंग्लो सिख वार में हुई वह थी चिलियांवाले की लड़ाई, जो कि जनवरी 1849 में हुई। इस लड़ाई में जनरल गफ ने सिखों को हरा दिया और इसके बाद मुल्तान का घेराव 27 दिसंबर को फिर से जनरल विश ने डाला। 2 जनवरी 1849 को मुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया गया और 22 जनवरी 1849 को मुलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंतिम लड़ाई सेकेंड एंग्लो सिख वार में गुजरात नामक जगह पर हुई, जो कि 21 फरवरी 1849 को हुई। गफ ने इस लड़ाई को सिखों से जीत लिया और इसके साथ ही का विरोध जो है पूर्ण रूप से खत्म हो गया। 12 मार्च 1849 को छतर सिंह और शेर सिंह ने आत्मसमर्पण वाल्टर गिलबर्ट के सामने रावलपिंडी में किया। अफगान कंटिजेंट भी वापस एटॉक और पेशावर की ओर चली गई और जिसे कि अंग्रेजों ने फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। दोस्त मोहम्मद ने बाद में एक संधि अंग्रेजों के साथ की, जिसके अनुसार उसने यह स्वीकार किया कि अटक और पेशावर पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। अंग्रेजों को इस युद्ध के बाद खैबर पास के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिला और यह खैबर पास जो है ब्रिटिश साम्राज्य का पश्चिम में सीमा बन गया। ब्रिटिश शासन का वहाँ की मुस्लिम जनता ने स्वागत किया। कारण यह था कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को उनके नमाज करने के अधिकार को वापस कर दिया था, जिसे कि सिख साम्राज्य में प्रोहिबिट कर दिया गया था। सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद जो जिले अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे वे थे अमृतसर, गुरदासपुर, रोहतक, बन्नू, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, गुजरनवाला, गुजरात, हजारा, झांग, झेलम, कोहट, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, पेशावर, रावलपिंडी, शाहपुर, सियालकोट इत्यादि। इस तरह से हम देखते हैं कि एंग्लो सिख वार्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना अधिकार क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में बढ़ाने का अवसर दिया और इसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो उत्तर पश्चिम सीमा थी उसका विस्तार हो गया। इसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में पंजाब से काफ़ी लोग सेना में भर्ती किए जाने लगे और ये सभी भर्ती जो है इरेगुलर फोर्स में की जा रही थी। ये जो भी पंजाब से लोग आर्मी में आ रहे थे उन लोगों ने भारत में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उन लोगों ने भारतीय विद्रोहियों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इन जो पंजाबी रिक्रूट्स थे उनको बंगाली हिंदू के लिए थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने जब एंग्लो सिख वार चल रहा था तब उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इस तरह से हम देखते हैं कि पंजाब में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करूँगा और आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।